हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे राइट एट्रिया इनलार्जमेंट की। और तो इसके बारे में चेस्ट रेडियोग्राफ्स यानी कि एक्सरे के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम नॉर्मल फ्लो होता है ब्लड का, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन में होता है, तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल डायग्राम में गाइस यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है, ये राइट साइड का लंग है और ये लेफ़्ट साइड का लंग है और यहाँ पे हार्ट है। इस तरीके से हार्ट का चैम्बर है। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन को, पल्मोनरी सर्किट को दिखाया गया इस तरीके से। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये राइट एट्रियम है यहाँ पे, और ये राइट वेंट्रिकल है, और यहाँ से ब्लड यहाँ पे आता है इस तरीके से, और इसके बीच में वाल्व होती है, और इसके थ्रू राइट एट्रिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद ये ब्लड जो है गाइस जाता है वो पल्मोनरी के ज़रिए, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ब्लड जाता है लंग में, इस तरीके से लेफ़्ट लंग में, और गाइस ये राइट लंग में पहुंच जाता है ब्लड। तो लेफ़्ट लंग में और राइट लंग में ये जब ब्लड जाता है, उसके बाद ये ब्लड सर्कुलेट होता है। उसके बाद ये ब्लड जब आता है तो ये वेन के ज़रिए आता है। तो राइट पल्मोनरी वेन होती हैं और लेफ़्ट पल्मोनरी वेन होती हैं, इस तरीके से ये ब्लड आता है। उसके बाद ये ब्लड जो होता है वो लेफ़्ट एट्रियम में जाता है। उसके बाद वाल्व के ज़रिए, माइट्रल वाल्व के ज़रिए ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। उसके बाद अवोटा से, अवोटिक वॉल्व के ज़रिए उसके बाद ये अवोटा में पहुंच जाता है। उसके बाद ये ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो इस तरीके से ये नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है। लंग और हार्ट के बीच में इस तरीके से ब्लड मूव करता है, और बॉडी में भी ब्लड इस तरीके से मूव करता है। और इसके लिए यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन होती हैं, जिसके ज़रिए ब्लड जो है सर्कुलेट करता है। तो गाइस हम इसमें देखेंगे जो चेस्ट रेडियोग्राफ है, ये जो इसमें कई तरीके की साइन हैं, जैसे कि इसमें जो जो कार्डियक सिलुएट साइन है, कार्डियक सिलुएट साइंस ये पॉजिटिव है, यानी कि इसमें कार्डियोमेगेली पाया गया है। और साथ में इसमें जो राइट हार्ट बॉर्डर है वो इनलार्ज पाया गया है, इस तरीके से बड़ा पाया गया है। और साथ में जो राइट हार्ट बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो डिस्प्लेस्ड हो गया है राइट साइड की तरफ ही, ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। यानी कि इसमें जो जो राइट एट्रिया है वो इनलार्ज हो गई इस तरीके से। और जो नॉर्मल ब्लड फ्लो इसमें होता है गाइस, नॉर्मल ब्लड फ्लो जो होता है वो राइट एट्रिया के ज़रिए ब्लड जो होता है ट्राइकैप्सिड वाल्व में जाता है। उसके बाद ब्लड जो होता है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी वाल्व में जाता है। उसके बाद ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी वाल्व के ज़रिए पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। उसके बाद ब्लड ये है लंग में जाता है, इस तरीके से वहाँ पे वो सर्कुलेट करता है। तो गाइस ये जो कंडीशन है वो राइट एट्रिया जब बड़ी हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, तो उसकी वजह से कई कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं। तो जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है गाइस, इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो जाता है, कि जो हार्ट रिदम होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है गाइस, और मतलब कि जो स्पेशली एट्रियम का। और जो दूसरा फैक्टर होता है, ब्लड क्लॉट बन सकता है इसमें, क्योंकि इसमें ब्लॉकेज आर्टरीज़ की वजह से ब्लॉक हो जाती है क्लॉट बनने की वजह से, क्योंकि एट्रिया एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इसकी वजह से। साथ में इसमें जो राइट साइड हार्ट फेलियर भी हो सकता है, जो राइट साइड का हार्ट फेलियर हो सकता है, जिसको सीएचएफ कहते हैं। और किसी किसी पेशेंट में क्या होता है कि सडन कार्डियक डेथ भी हो जाता है, वो मतलब वो सडनली वो डेथ उसकी हो सकती है ऐसे, अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन ये बढ़ गया है। और इसके अगर कारणों पे हम चर्चा करेंगे, जैसे कि राइट एट्रिया इनलार्ज किन किन वजहों से होता है, तो राइट एट्रिया इनलार्ज का कई कई कारण है, जैसे कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हैं। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो होता है वो राइट साइड का जो हार्ट होता है वो डैमेज हो जाता है, जैसे कि पल्मोनरी स्टेनोसिस के ज़रिए। और ये जन्मजात होता है, बच्चे में जन्म के समय ही उपस्थित होता है ये बीमारी, और सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू इसको दूर किया जाता है। जैसे पेशेंट में कोई अगर वाल्वुलर डिजीज़ है जिसकी वजह से हार्ट डैमेज हो गया, राइट साइड का डैमेज हो गया, उसकी वजह से कि ट्राइकैप्सिड वाल्व डैमेज हो गया है, जैसे कि बैक्टीरिया की वजह से या सेप्सिस की वजह से। और तीसरा इसका कारण ये भी हो सकता है कोर पल्मोनेल की वजह से राइट वेंट्रिकल डैमेज हो गए हैं, जैसे कि ड्यू टू द लंग की वजह से ऐसा हो सकता है। और जो है सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की वजह से भी जो राइट एट्रिया वो इनलार्ज हो सकता है। और जो सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में होता क्या है कि एबनॉर्मल जो हार्ट बीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। और कुछ कंडीशन और हो सकती हैं, जैसे कि जो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है, जो उसकी मसल्स है वो हाइपरट्रोफी कर जाती है, जिसकी वजह से जो राइट एट्रिया इनलार्ज कर सकता है।
और एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो जो एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से, एट्रियल फिब्रिलेशन में होता क्या कि फास्ट और डिसऑर्गेनाइज्ड हार्ट बीट हो जाती है, जिसकी वजह से जो राइट एट्रिया वो इनलार्ज कर सकता है। और तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि एट्रियल फ्लटर की वजह से, जो एट्रियल फ्लटर है इसकी वजह से भी जो राइट एट्रिया इनलार्ज हो सकता है। और एट्रियल फ्लटर में क्या होता है कि एबनॉर्मल फास्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। और साथ में अगर जैसे कि कुछ और डिज़ीज़ हैं, जैसे कि सीओपीडी है, सीओपीडी में क्या होता है कि जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से भी राइट एट्रिया इनलार्ज कर सकता है। और जो तीसरा कारण है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से भी जो राइट एट्रिया वो इनलार्ज कर जाती है। तो इस तरीके से कई तरीके के कॉम्प्लिकेशन आते हैं और कई इसके कारण होते हैं, और इस तरीके से इसकी डायग्नोसिस होती है और चेस्ट एक्सरे में इस तरीके से इसको डिटेक्ट करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।